ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 50 ਮੀਟਰ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੁਝੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋ-ਖੋ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ? स्कूल में तो मैंने सारी गेम्स ट्राई करी थी, जिसमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, थ्रो बॉल, ये सब गेम्स खेली है मैंने। पर जब मैंने शूटिंग ट्राई करी एनसीसी के थ्रू, क्योंकि मेरी मदर एनसीसी के ऑफिसर रहे हैं अपने स्कूल में, और उनको था कि जो लड़कियां हैं वो एनसीसी करें जी। ताकि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि वो इन चीज़ों में मुझे डालें। तो मैंने एनसीसी के थ्रू शूटिंग ट्राई करी। तो मुझे जो वो जब हम ट्रिगर चलाते हैं तो जो गोली निकलती है उसकी जो फीलिंग थी वो मुझे एकदम से काफ़ी अट्रैक्ट करी और काफ़ी अच्छा मुझे फील हुआ उसमें कि अगर मैं ये गेम खेल रही हूँ, ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है जिसमें जो भी मैं मेहनत करूँगी वो मेरी है, जो भी मैं गलत करूँगी वो भी मेरा है। तो मेरे पास कोई ब्लेम करने के लिए नहीं है, बट खुद अंजुम मौडगिल को ही मैं ब्लेम कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये जो चीज़ थी वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करी इस गेम की, और इसकी वजह से मैंने ये गेम करनी शुरू करी। और इवेंचुअली जब आप एक चीज़ को पसंद करते हो और उसके लिए मेहनत करते हो, फिर अपने आप अलग अलग कॉम्पिटिशन अलग अलग रास्ते खुलते रहते हैं। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ? थैंकफुली एक शूटिंग रेंज थी जो 1980s की है, 25 सेक्टर चंडीगढ़ में, और मेरी मदर ने खुद एनसीसी वहीं पे ही वहाँ पे शूटिंग करी थी। जी। तो हमारे एनसीसी वाले वहाँ पे हमें लेके जाते थे और एक बंदूक 4-5 लोग शेयर करते थे, और जो हमारी किट है वो भी 4-5 लोग शेयर करके शुरू के जो 3-4 साल थे वो ऐसे ही चला कि हाँ एनसीसी वालों का सामान लेके, उनसे इक्विपमेंट लेके हम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा फीमेल एथलीट्स नहीं थी चंडीगढ़ में। 2-3 पिस्टल के प्लेयर्स थे, और पुलिस चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के काफ़ी प्लेयर्स थे वहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि अगर आपको कोई भी इवेंट ट्राई करना है तो उन्होंने अपनी पिस्टल्स दी। तो ऐसे ऐसे करके मेरी शूटिंग की जर्नी शुरू हुई चंडीगढ़ सेक्टर 25 की शूटिंग रेंज से। फिर इवेंचुअली 2011 में मेरा पहला इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। तब हम दिल्ली गए थे पहली बार कंपटीशन खेलने, फिर हम वहाँ से जर्मनी के लिए गए थे। सो वैसे धीरे धीरे वो जर्नी शुरू हुई। बट आई थिंक जो मेरी सपोर्ट मुझे एनसीसी ने दी है स्कूल में और कॉलेज में, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਬਰ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ही नहीं रही? नहीं, मेरे को तो लगता था काफ़ी ब्लेस्ड हैं कि हमें एटलीस्ट ये करने को मिल रहा है, क्योंकि जब स्कूल में सारे बच्चे सिर्फ 90% आ गए उस पर रो रहे होते थे कि अरे 95 नहीं आया या 100 नहीं आए, तो मुझे होता था कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ने के बजाय। तो मुझे ये चीज़ का बहुत था कि एटलीस्ट मैं अपने लिए, अपने स्कूल और अपने देश के लिए एटलीस्ट कुछ करूँगी रादर देन सिर्फ मार्क्स। तो इसीलिए मुझे वो पेशेंस और वो जो एक ईगरनेस होती है कि ठीक है अभी मेरी बारी आएगी, मुझे खेलना है, फिर हम कंपटीशन खेलने जाएंगे। आई थिंक वो जो एक्साइटमेंट होती है जो सिर्फ आप स्पोर्ट्स में फील करते हो, आई थिंक वही चीज़ है जो आपको पुश करती है ये सब करने के लिए। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ शुरू तो ही सीनियर ਵਿੱਚ? मैंने जूनियर से शुरू किया है। मैं 14 साल की थी जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी, और उसमें मैंने पहले एनसीसी में होता है कि एक इंटर ग्रुप लेवल कंपटीशन होता है, फिर इंटर डायरेक्टरेट होता है, फिर प्री नेशनल्स, नेशनल्स। तो मेरा पहला जो प्री नेशनल्स था वो मेरा जलंधर में ही हुआ था, पीएपी में। अच्छा। सो वो मेरा पहला नेशनल लेवल का कंपटीशन था जिसमें मेरा गोल्ड और सिल्वर दोनों आए थे। मेरे 3 इवेंट थे, उसमें से 2 में मेडल आया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि मैं ये अपने पहले नेशनल लेवल कंपटीशन में अच्छा कर पाई। फिर उसके बाद जब आप एक स्कोर शूट करते हो प्री नेशनल में या उससे नीचे के कंपटीशन में, तब आपको सिलेक्शन होता है नेशनल लेवल का। जी।
फिर मेरा पहला नेशनल्स केरला में था 2009 में। उसके बाद फिर से मेरा अगला नेशनल जलंधर में ही था। अच्छा। फिर बाय चांस मेरी जॉब भी जलंधर में ही है, सो जलंधर मेरे लिए बहुत ही लकी है लकी है और मेरे से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੈਸ਼ਨਲਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ? सो जब मैंने शूटिंग शुरू करी थी स्कूल टाइम पे, पहले तो 2-3 बार बस मैं किसी भी कैंप्स में जाके मैंने ट्राई किया था, बट जब मैंने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन करके जब शुरू किया तब मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, तो फिर मैं बस लेके जाती थी। 26 सेक्टर में हमारा ऑफिस होता था एनसीसी का। वहाँ जाके मैं वेपन लेके कम से कम 3-4 घंटे सिर्फ होल्डिंग करती थी। होल्डिंग होता है कि आप रेंज पे नहीं जा रहे हो, आप बस बंदूक लेके बैठे हो, लेटे हो, खड़े हुए हो, जैसे भी हमारी जो 3 पोजीशन इवेंट होता है जी। और आप उसमें गोलियां नहीं चला रहे हो, बट आप अपनी बॉडी को यूज टू कर रहे हो कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, वो सब। तो वो मैं ट्रेनिंग करती थी और उसमें बहुत पेशेंस, और क्योंकि गर्मी है, आपने किट पहनी, आप राइफल लेके खड़े हो, तो वो काफ़ी साल मैंने किया। और बस से जाती थी कम से कम आधा पौना घंटा दूर मेरे घर से, फिर वापस आती थी। तो वो मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा, तो काफ़ी साल वो किया। फिर उसके बाद जब मेरा नेशनल लेवल पे अच्छा होना शुरू हुआ, फिर मेरे पास हिम्मत आई घर वालों को बोलने के लिए कि मुझे एयर गन चाहिए जी। क्योंकि उससे पहले ऐसा होता था कि इतने पैसे कैसे मांग लो आप घर से, क्योंकि वो राइफल उस टाइम पे 1.5-2 लाख की आती थी जी, जो 10 मीटर्स वाली है। एंड फिर जब मेरा फर्स्ट 1-2 मैंने इंटरनेशनल खेले, तब मेरे स्पॉन्सर्स ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। फिर मेरे को फंड्स मिले मेरी .22 राइफल खरीदने के लिए, जो अब तो कम से कम 8-9 लाख की आती है। अच्छा। उस टाइम पे मतलब 3 से 4 लाख की आती थी। फिर उन्होंने मुझे राइफल लेके दी और ऐसे मेरा फिर धीरे धीरे सफ़र बेटर होता गया। सो मैं यही आई थिंक अपने जर्नी में यही सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि शुरुआत में ही सब कुछ नहीं मिला, बहुत ही टाइम और कुछ साल लगे इक्विपमेंट मिलने में और स्पॉन्सर्स मिलने में। तो हमें कदर है उस चीज़ की जो हमारे पास आज है। अगर सब कुछ एक ही बारी में शुरू में मिल जाता ना, तो वो नई चीज़ मिलने की कदर नहीं रहती। और आई थिंक हम वो जो स्ट्रगल जिसे चैलेंज कहते हैं लोग, मैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानती हूँ अपने जर्नी का, क्योंकि उसके अलावा आज जो भी है हमारी गेम की वजह से जो मेरे को मिला है, तो उसकी अहमियत नहीं पता होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अंजुम मौडगिल जी, ये दसो कि ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਨਰਵਸ, ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾमेंट लड़न ਦਾ? सो मेरा पहला इंटरनेशनल था जर्मनी में जी। और शूल एक सिटी है, वहाँ पे होता है जूनियर कंपटीशन। सो मुझे याद है जब लिस्ट आई और बहुत ही एक्साइटमेंट, उस टाइम पे फ़ोन इतना नहीं होता, तो ऐसे किसी के पास जाके कंप्यूटर में चेक किया कि हाँ लिस्ट आई है, ईमेल आया है हमें कि आप टॉप 3 में हो, तो आप जूनियर कंपटीशन के लिए सिलेक्टेड हो। तो मुझे अभी भी याद है कि एज एन एथलीट आई थिंक आपका सबसे पहला एम होता है कि आपको टी शर्ट चाहिए जिसपे इंडिया लिखा हो या ट्रैक सूट चाहिए जिसपे इंडिया लिखा हो। सही है। सो मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने गए थे दिल्ली में, जो हमारी फेडरेशन का ऑफिस है वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने बस में एयरपोर्ट जाना था जी। तो रात के कुछ 11-12 बज रहे होंगे जब हमें वहाँ पे सबको ड्रॉप करने के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमें उन्होंने ट्रैक सूट्स दिए, सिर्फ एक ट्रैक सूट। एंड मेरे को ये था कि कुछ भी और ना दे, चाहे एक टी शर्ट दे दे या एक अपर दे दे, पर उस पर इंडिया लिखा होना चाहिए जी। सो मुझे याद है कि वो हमें एक ट्रैक सूट मिला और जैसे ही मिला मैंने जल्दी से उसको खोल के पलटा, तो उस पर इंडिया लिखा था। तो मुझे था कि बस अब कंपटीशन तो देखा जाएगा, अभी इंडिया मिल गया। सो आई थिंक एज ए जूनियर जब आप पहली बार खेलने जा रहे हो, आपको उस चीज़ का इतना एक्साइटमेंट होता है। फिर फ्लाइट में मुझे ये था कि वाओ, इंडिया के बाहर मैं पहली बार बाहर के देश में ऐसे पैर रखूंगी तो कितना एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं उससे पहले कभी बाहर गई नहीं थी, ट्रैवल नहीं किया था। सो वो आई थिंक छोटी छोटी जो खुशियाँ और जो एक्साइटमेंट होती हैं, उसी की वजह से हम खेलते रहते हैं और अपने आप को बेटर करते हैं। तो वो मेरी एक्साइटमेंट सही थी। फिर कंपटीशन था, इतना अच्छा तो नहीं हुआ होगा क्योंकि मेडल नहीं आया, बट आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत ठंड थी यहाँ पे, हम जून में यहाँ की गर्मी से गए थे और वहाँ पे जर्मनी में बेहद ठंड थी। सो आई थिंक बस जो भी फीलिंग होगी वो तो हम कांप ही रहे थे और मैच खेला। बट ये जो एक्साइटमेंट थी आई थिंक हमें हर बार होती है इंडिया का ट्रैक सूट मिलने पे। जी। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਜੁਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ,
ਗਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ट्रैवल भी आप ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ फैमिली सपोर्ट ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? बिल्कुल, आई थिंक फैमिली ने हमेशा से काफ़ी सपोर्ट किया है। शुरुआत में सिर्फ कुछ रिश्तेदार या कह लो दादा दादी को ऐसा होता था कि पढ़ाई छोड़ के आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि 8वीं 9वीं में मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, तो उनको थोड़ा सा होता था कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो पेपर कैसे दोगे, मार्क्स कैसे आएंगे। बट उसके अलावा पैसे की बात में इतना शुरू में इशू नहीं आया, क्योंकि थैंकफुली एनसीसी हमें वेपन देता था जी। तो घर वालों से सिर्फ वेपन तब मांगा जब उनको दिखा कि हाँ अच्छा हो रहा है, तो फिर तब मैंने मांगे पैसे। बाकी उसके अलावा पापा ने कभी मना नहीं किया, उनको यही था कि अगर आप अपने दिल से खुशी खुशी किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। बट जब मुझे भी लगा कि हाँ लिटरली मैं मेहनत कर रही हूँ और ठीक हो रहा है, तब मैंने घर वालों से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसे मांगने शुरू किए कि अब दे दो। बट थैंकफुली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से उन लोगों के और मेरे घर वालों के चेहरे पे बहुत स्माइल आती है जब भी कोई मेडल आता है या कोई भी अचीवमेंट होती है। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे कि हम वापस पे कर पाते हैं उनको। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਜੁਮ ਮੌਡਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਰਹੇ। आई थिंक मैं 2018 का जो साल है मेरा, उसने मेरा पूरा करियर और लाइफ काफ़ी चेंज करी पॉजिटिव वे में। जी। सो शुरुआत हुई थी मार्च में, मेक्सिको में एक वर्ल्ड कप था मेरा। वहाँ पे मतलब तो जाते हुए मुझे हमेशा से ऐसा होता था कि अगर कोई भी चैलेंज आया है रास्ते में या कोई इंजरी हुई है कुछ है, तो ना वो जो फ्रस्ट्रेशन और वो जो खुंदक होती है कि अरे क्यों चोट लग गई या कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसको मैंने हमेशा से काफ़ी ऐसे मोल्ड करा है कि मुझे वो चीज़ जीतने के लिए मजबूर करती है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे तो अब जीतना ही है। वो जो खुंदक है उसको आप कितना पॉजिटिव वे में अपने फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हो। तो जब मुझे याद है मेक्सिको में जा रही थी तो मुझे 84 आवर्स लगे थे मेक्सिको पहुंचने में, क्योंकि 2 दिन मैं एयरपोर्ट पे थी मेक्सिको में। मेरा वेपन परमिट में कुछ इशू आ गया था तो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया और बस एक सोफ़ा दे दिया था कि आप यहीं पे वेट करो जब तक कागज़ नहीं आते। अच्छा। तो पूरी टीम पहुंच गई है, एक दिन ट्रेनिंग भी कर ली उन्होंने, तो मैं 2 दिन बाद फिर होटल गई थी। तो 84 आवर्स के बाद जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक ही दिन ट्रेनिंग मिली एंड देन फिर मैंने मैच खेल के मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल सीनियर्स में मेरा वो मेडल था वर्ल्ड कप में। अच्छा। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल आया था, तब रियलाइज़ हुआ था कि इंडिया में गेम्स की अहमियत कितनी है। बाकी इतने कॉम्पिटिशन्स को कोई नहीं पूछता जितना कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स को जितने लोग जानते हैं इंडिया में, वो उस टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ था कि हाँ ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है। तब फिर उसके बाद फिर काफ़ी रिकॉग्निशन मिला और फिर उसी सितंबर में 2018 के मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। जब मैं वर्ल्ड नंबर 2 बनी थी एयर राइफल में। जी। सो आई थिंक वो पूरा जो मेरा साल था, मार्च और अप्रैल एंड सितंबर, ये सारे महीनों में, दैट वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗੂੰਜਦਾ ਔਰ ਤਮਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹ ਫੀਲਿੰग्स ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे वजह से हम बाहर के देश में नेशनल एंथम सुनने को मिलता है और कई बार तो मतलब मोस्टली तो आंसू आ जाते हैं क्योंकि पता है कि इतनी मेहनत करी है और अब हम देश का झंडा ऊपर करवा रहे हैं हमारे देशवासियों के लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी आप उससे कभी बोर नहीं हो सकते हो, आप उससे कभी तंग नहीं हो सकते हो। आपको जितना आपको ये एक्सपीरियंस मिलता रहे, आप एज एन एथलीट आपकी लाइफ में उतने सक्सेसफुल आई थिंक आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ आपको ये अपने देश के लिए करने को मिला। एंड आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही स्पेशल थे मेरे लिए क्योंकि मेरे 2 इवेंट थे। तो एक बहुत ख़राब हुआ था जिसमें मैं ऑलमोस्ट लास्ट थी एंड नेक्स्ट डे फिर अपने आप को कैसे पुश करके वो सब, तो कैसे करके फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड शूट किया, 8 पॉइंट प्लस मारे मैंने रिकॉर्ड से और अभी भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड है मेरे नाम पे जी। और फिर मेरा सिल्वर मेडल आया और मेरे साथ के टीममेट थे जिनका गोल्ड मेडल आया था, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे गेम्स रहे थे। उसके बाद से कॉमनवेल्थ गेम्स ही नहीं हुए शूटिंग के लिए जी। सो वो भी एक ਡਰੋਬੈਕ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਲਸ ਆਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? तो 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। जो शूटिंग में सबसे मुश्किल कंपटीशन माना जाता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार होती है। तो 2018 वाली कोरिया में हुई थी और उसमें मेरा एयर राइफल के अंदर मैं सेकंड आई थी। तो वो फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन ओलंपिक इवेंट। जी तो वो बहुत बड़ा एक बेंचमार्क था मेरे लिए। उससे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कोटा हासिल किया। जी। बट कोविड की वजह से हमारे गेम्स 1 साल पोस्टपोन हो गए। तो हमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोटा है बट आपको स्टिल टॉप पे रहना है सिलेक्शन के लिए, तो वो बहुत चैलेंजिंग था कि हम 7-8 महीने घर पे ही है और ट्रेनिंग करने को नहीं जा पा रहे हैं रेंज पे। जी। और बट आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पीक पे रखनी है ताकि आपकी सिलेक्शन हो। सो आई थिंक वो एक बहुत ही नया किस्म का स्ट्रगल कह लो या एक्सपीरियंस था सारे एथलीट्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कोविड की वजह से काफ़ी नेगेटिव माहौल हो गया था। बट उसके बाद जब हमारी सिलेक्शन हुई तो मेरी 50 मीटर्स के इवेंट में और 10 मीटर मिक्स इवेंट में सिलेक्शन हुई। एंड वहाँ जाके भी काफ़ी डिफरेंट माहौल था कोविड की वजह से अगेन, क्योंकि हर दिन हमें टेस्ट देना होता था, सैंपल देने होते थे कि, और हर दिन ये डर बना रहता था कि अगर आप मैच वाले दिन भी पॉजिटिव आ गए तो आप मैच नहीं खेलोगे। अच्छा। सो बस दिमाग में ये था हर दिन वो डर कि पॉजिटिव ना आ जाए कोविड। और मैथ से ज़्यादा प्रेशर कोविड का था आई थिंक उस टाइम पे, क्योंकि बहुत केसेस आए जा रहे थे, विलेज में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारा एक फर्स्ट ओलंपिक एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी डिफरेंट था। बट जो मेरा सेकेंड ओलंपिक्स था अभी पेरिस वाला, वो बिल्कुल ही अलग कहानी थी। और क्योंकि मैंने ओलंपिक कोटा नहीं जीता था, मगर ओलंपिक ट्रायल्स में बहुत ही मतलब 1 साल बहुत ही लो परफॉर्म करके देन अपने आप पे काम करके ओलंपिक ट्रायल्स के टाइम पे अच्छा करके मैं टीम में आई थी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं एज एन एथलीट जब तक आप वो ओलंपिक के मेडल जीतो ना, वो हमेशा एक गैप रहता है। तो बस अभी हमारा काम है, हम उसी चीज़ पे काम करते रहते हैं। ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੂਟਰਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀज़ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? मैंने भी ना बीच बीच में बाहर जाके ट्रेनिंग करी है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक एथलीट को पहले तो अपने बारे में जानना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है। कई बार ना इंडिया में जो मैंने देखा है कि हम देख दिखाई में रह जाते हैं कि अच्छा वो कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, अगर वो कोई ये कर रहा है तो मुझे ये, तो इसमें आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हो। तो मेरे लिए यही चीज़ काम करी है करियर में जब खराब चला रही थी मैं, कि मैंने ब्रेक लेके समझा कि मेरे लिए क्या चीज़ काम करती है और मैं उस चीज़ पे काम करूँ। चाहे वो मेरा स्ट्रेंथ है तो मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करूँ और वीकनेस बेटर करके स्ट्रेंथ बनाऊँ। सो आई थिंक आप कितनी मेंटल ट्रेनिंग करते हो, कितनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो एक एथलीट कहीं ना कहीं अपनी अपनी गेम के अकॉर्डिंगली फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। बट आई थिंक सबको उसके साथ साथ कितने आप मेंटल ट्रेनिंग भी कर सकते हो, और आप नॉट ओनली कि आपकी सिर्फ गेम में हेल्प हो, बट जनरली इन लाइफ आप कैसे अपने जो स्ट्रगल्स हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको आप कैसे एक्सेप्ट करके उन पे आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको आपकी गेम में हेल्प करती हैं। टेक्निकली में भी आपको कुछ इक्विपमेंट का इशू हो जाए या कुछ है, बट आपकी कमी जो फिजिकली और मेंटली जो आपके हाथ में है, ये दोनों ट्रेनिंग्स ये आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप अपने आप को इवेंचुअली काफ़ी साल तक टॉप लेवल पे रख सकते हो। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ, ਮੈਂਟਲ ਈਜ਼ ਲਈ, ਮੈਂਟਲੀ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕटिस करते हो? सो मेंटली आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छे से जो कनेक्शन आता है मेंटल का वो होता है हमारी ब्रीदिंग से। तो हमारी इसमें या किसी भी टॉप लेवल पे आने के लिए आई थिंक हमें जो ब्रेथ वर्क या हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, जो मुझे अपने करियर के शुरुआत में नहीं पता था। बट अब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने पिछले 1-2 सालों से। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, योगा है जिसमें
अगेन प्राणायाम, काफ़ी सारे अलग अलग ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर उसके अलावा मेडिटेशन। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती हैं। ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ भी कोई खास तरह का काम करना पैंदा है जी शूटिंग ਲਈ? हाँ जी, तो हमारी स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग होती है एंड उसमें हम वेट ट्रेनिंग भी करते हैं और बैलेंसिंग, स्टेबिलिटी का ज़्यादा रोल रहता है जी। क्योंकि हमें बहुत बहुत देर तक खड़े रहना है एक ही जगह पे राइफल लेके, जो कम से कम 6-7 kg की होती है। सो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफ़ी मैटर करती है, जो अब बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग हैं और स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ है जो हमें हमारी प्रॉपर वर्कआउट रूटीन, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ कंपटीशन अच्छा होएगा? आई थिंक क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है शूटिंग, तो इसमें हमें वैसे किसी से ऐसा खतरा तो नहीं है, बट ये कि हाँ, हम अपने आप को हर दिन कितना बेटर कर सकते हैं और अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर मारे। आई थिंक हम उस चीज़ पे काम करते हैं एंड जितना हमारे जैसे नए नए लोग शूटर्स आते रहते हैं, नए नए जूनियर्स आते हैं जो अच्छी शूटिंग करते हैं, वो हमें हमारी लिमिट को ब्रेक करने के लिए मजबूर करते हैं। और आई थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि नए नए बच्चे आके अच्छा स्कोर करते हैं, तो हमारा जो हम पिछले 17-18 सालों से एक गेम में हैं, तो हमारा एक जो लिमिट बन जाती है दिमाग में, उसको पुश करने के लिए हमें वो लोग चाहिए जो और भी बेटर कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें बस अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेटर करना है और हम इवेंचुअली फिर मेडल भी जीत पाएंगे और दूसरों से भी बेटर कर पाएंगे। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ किन्नी की इम्प्रूवमेंट हुई है या किन्नी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल, आई थिंक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, एंड थैंकफुली इंडिया में इस टाइम पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है शूटिंग में कि लाखों में हैं अभी शूटर्स जो ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड जो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो काफ़ी अच्छा शूट करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो रैंक है वो टॉप लेवल पे है अभी वर्ल्ड में, जस्ट बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा शूटर्स बढ़े हैं अभी। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਜਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਲਾਤਮਕ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? जब हम कोई भी कंपटीशन खेल के आते थे या ट्रेनिंग करने के बाद जो भी फ्री टाइम होता था, उस टाइम पे मुझे ये होता था कि टाइम वेस्ट करने के बजाय या फिर फ़ोन में लगे रहने के बजाय कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे अपने मन को शांति मिले। तो मेरे लिए पेंटिंग वो एक ज़रिया था। तो मैंने धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स और अपने टीममेट्स की टी शर्ट्स पेंट करनी शुरू करी, फिर धीरे धीरे 1-2 कैफ़ेज़ के लिए मैंने पेंटिंग शुरू करी। कोविड के टाइम पे मैंने काफ़ी आर्ट वर्क करा जो मैंने फिर इवेंचुअली डोनेशंस के लिए सेल आउट किया। तो आई थिंक ये सब चीज़ों से मुझे बहुत ही ऐसा लगता था कि मैं एक मेडिटेशन कर रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग के टाइम पे इतना फोकस और इतना जोन में होती थी मैं कि मुझे लगता था कि मुझे मेडिटेशन की जगह सिर्फ पेंटिंग करनी है। तो इसलिए मेरा जो ईगरनेस और जो मेरा प्यार है पेंटिंग की तरफ वो काफ़ी बड़ा धीरे धीरे। ਜੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ चीज़ों को शांति दे सके? बिल्कुल, आई थिंक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या कोई भी मेंटल ट्रेनर के अलावा किसी भी एथलीट की जर्नी या ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है। सो मैंने खुद अपने मास्टर्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ी थी ताकि मुझे वो चीज़ समझ आए जो कोचेज़ गो थ्रू करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं वही पढ़ाई करूँ जो मुझे मेरी गेम्स में भी हेल्प करे या मैं आगे जूनियर एथलीट्स को भी उस चीज़ में हेल्प कर पाऊँ। सो आई थिंक बिना मेंटल ट्रेनिंग के या बिना साइकोलॉजिस्ट के आई थिंक हमारी ट्रेनिंग अधूरी है। सो मैं जितने भी कोई यंग एथलीट्स मुझे सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए, पेरेंट्स के लिए भी, इवन बच्चों के लिए, जितना मेंटल ट्रेनिंग पे जोर दें उतना आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा।
ਅੱਛਾ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਜੌਬ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ नहीं आती ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ? नहीं जी, मैं पंजाब पुलिस में हूँ, तो मुझे मेरे ऑफिस वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स और कैंप्स में मेरे को जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। सो उसके अलावा जब हम कैंप में नहीं हैं या कंपटीशन में ही हैं, तो हम अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि जब आप टॉप 3 रैंक में हो इंडिया में, तब आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड ऑफिस वाले काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि आपको ड्यूटी पे नहीं जाना है या आपको कोई काम नहीं करना है, बट आप अपनी गेम पे ध्यान दो। तो काफ़ी सपोर्ट है वहाँ से। और जब हम छुट्टी पे होते हैं, तब बस मेरे को यही होता है कि मैं जितना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ और घर के जितने पेंडिंग काम है वो सब कर सकूँ, ताकि शूटिंग से दिमाग स्विच ऑफ हो जाए। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਪ करना ਪੈਂਦਾ है? थिंक शुरुआत में काफ़ी इशू आता था कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको खाना नहीं आराम से मिलता, या इवन अगर आप चिकन भी खाते हो तो बाहर जाके ये नहीं समझ आता था कि कहाँ से अच्छा हेल्दी खाना मिलेगा। और जब आप एज ए बिगनर या जूनियर जाते हो इंटरनेशनल में, तब आप पैसे भी नहीं खर्च पाते क्योंकि महंगा बहुत लगता है। फिर आप वहाँ जाके वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग आप उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते रहते हो, तो ऐसा होता है कि जो भी सस्ता सा मिल जाए खा लो। आई थिंक शुरुआत के कुछ साल वैसा था, एंड काफ़ी मुश्किल भी होता है हेल्दी चीज़ ढूंढना और खाना। बट अब क्योंकि पूरी दुनिया में इतने टूरिस्ट हो गए हैं, हर जगह पे काफ़ी हेल्दी खाना भी मिलता है, और अभी बाहर जाके कोई इशू नहीं आता है और वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा करता, क्योंकि हम मोस्टली हर कंट्री में हमने कंपटीशन खेले ही हैं, तो रिपीटेडली वहीं पे होते हैं, तो हमें पता रहता है कि हाँ हमें वहाँ जाके क्या खाना है। और अब आई डोंट थिंक एज सीनियर एथलीट हमें ऐसे एक्सटर्नल कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारे तक पहुँच पाती है। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ महसूस ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल 2019 में मेरा नाम अर्जुन अवार्ड मेरे को मिला था, और बट मैं उस टाइम पे वहाँ पे गई हुई थी। ब्राज़ील में एक वर्ल्ड कप था, तो मैं जो इवेंट होता है राष्ट्रपति भवन में, वहाँ नहीं जा पाई। तो मेरे पेरेंट्स वहाँ गए थे, उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी, तो आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे घर वालों को वो ऑनर मिल रहा है वहाँ पे। आई थिंक जो खुशी जब वो नाम आया था लिस्ट में, जो मेरे दादाजी के चेहरे पे खुशी, मेरे घर वालों के, और वो जब सबको बताते हैं कि अंजुम को अर्जुन अवार्ड मिला है, आई थिंक वो कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे एक्सपोर्टिंग करियर में मेरे पास अर्जुन अवार्ड मुझे प्रेजेंट हुआ है गवर्नमेंट से, एंड मैं और भी मेहनत करूँगी बाकी अवार्ड्स के लिए भी। ਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल, अभी हमारा जस्ट पेरिस ओलंपिक्स ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया था ताकि मैं फ्रेशली नेक्स्ट 3-4 साल अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर सकूं। अभी एशियन गेम्स है 2026 में, तो उसके लिए तैयारी करूं। सो हमारे बस ये हमारे दिमाग के पीछे रहते हैं ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, बट हमारा जो तैयारी करने का तरीका ये होता है कि हाँ जो प्रेजेंट है, अभी जो 1 महीने के अंदर अंदर कॉम्पिटिशन है, कि उसके लिए क्या मेहनत करनी है। तो वैसे हमारी पूरी फिज़िकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग चलती रहती है साथ में, एंड हमारी मेहनत जो अगले एशियन चैम्पियनशिप है अभी कज़ाकिस्तान में, अब मैंने उसके लिए जाना है, अगस्त के एंड में है वो। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आई थिंक हम LA 2028 के लिए मेहनत कर रही हूँ, और आई एम श्योर कि वहाँ पे मैं ज़रूर इंडिया का नाम रोशन करूँ। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गाइडलाइन देना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार कोई गेम ट्राई करना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी करते हो, आप हर चीज़ पहले ट्राई करो। लाइक कोई भी गेम लेने से पहले आप उसको एक्सपीरियंस करो। किसी की ज़बरदस्ती या किसी और के मन की वजह से आप कोई गेम मत चूज़ करो। बट अगर आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स में हो, सो पेशेंस रख के मेहनत करते रहो, तो आपका ज़रूर जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। और गेम का कभी भी मज़ा ख़त्म ना होने दो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत रिज़ल्ट ओरिएंटेड या मेडल ओरिएंटेड हो रहे हो, तो आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि कई बार हम
रिजल्ट की लाइक दौड़ में मज़ा भूल जाते हैं गेम्स का। सो आई थिंक आप तब तक अच्छा कर पाएंगे जब तक आपको अपनी गेम में, अपने खेल में मज़ा आ रहा है। सो उस चीज़ पे ध्यान दो और जितना हो सके अपने लाइफ आउटसाइड ऑफ स्पोर्ट्स भी करो, क्योंकि आपकी गेम के साथ साथ आप बड़े भी हो रहे हो, आपके घर वाले भी, उनको भी आपका टाइम चाहिए। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। तो उन सब चीज़ों पे साथ साथ काम करो, सो आप लंबे समय तक खुश रहेंगे। ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ।